नमस्कार। संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के इस YouTube चैनल पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। राजनीति शास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंध। अन्य विषय में संबंध। और इसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान का या राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। वास्तव में राजनीति विज्ञान का जितने विषयों के साथ संबंध है, उसमें राजनीति विज्ञान का अगर हम कहें दो विषयों के साथ, जिसमें एक है भूगोल तथा दूसरा है अर्थशास्त्र। राजनीति शास्त्र का इन दो विषयों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। और अगर इनमें भी अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध किसके साथ होता है, तो वह होता है अर्थशास्त्र के साथ। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है जो किसी देश की शासन व्यवस्था को प्रभावित करता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो देशों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। विदेश नीति का निर्धारण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही किया जाता है। तो एक एक करके हम लोग अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या क्या संबंध है। राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र में बहुत गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरा संबंध है। बहुत गहरा संबंध है, जिसके कारण दोनों को एक दूसरे का पूरक विषय माना जाता है। यानी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र एक दूसरे से इतने ज्यादा संबंधित हैं, दोनों के तत्व एक दूसरे को इतना प्रभावित करते हैं कि दोनों को एक दूसरे का पूरक विषय माना जाता है, पूरक विषय कहा जाता है। इसी कारण जो प्राचीन लेखक या प्राचीन विद्वान थे, राजनीति के प्राचीन लेखक अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र की ही एक शाखा मानते थे। राजनीति शास्त्र की एक शाखा मानते थे। जो यूनानी लेखक अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को सम्मिलित रूप से राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते थे। यूनानी लेखक राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते थे। तो इस प्रकार इतना गहरा संबंध है दोनों में कि यूनानी लेखक इसको अर्थशास्त्र कहकर संबोधित ही करते थे। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है, यह हम चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के तत्व एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। राजनीति शास्त्र के तत्व एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरे बिंदु में हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्राचीन काल में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का संबंध क्या था। प्राचीन काल में
अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का कैसा संबंध था, के संबंधों पर चर्चा करेंगे। तीसरे बिंदु पे हम चर्चा करेंगे कि दोनों की एक दूसरे को देन, दोनों विषयों का एक दूसरे पर प्रभाव या कहे एक दूसरे को देन। तो इस प्रकार एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि दोनों कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के संबंधों की, तो दोनों के बारे में एक विचारक है चार्ल्स बियर्ड का कहना है कि अर्थशास्त्र के अभाव में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र के अभाव में राजनीति शास्त्र एक महत्वहीन तथा सारहीन ढांचा मात्र है। सारहीन ढांचा मात्र है। अर्थात इनके अनुसार, चार्ल्स बियर्ड के अनुसार, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के अभाव में राजनीति शास्त्र एक महत्वहीन तथा सारहीन ढांचा मात्र है। अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के तत्व एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजनीति के अंतर्गत हम किन तत्वों का अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र के तत्वों की अगर बात की जाए तो राजनीति शास्त्र के तत्वों में हम अध्ययन करते हैं राज्य के बारे में, हम अध्ययन करते हैं सरकार के बारे में। राजनीति के अंतर्गत हम सरकार के अंगों के बारे में बात करते हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं, न्यायपालिका का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक दलों का अध्ययन करते हैं, दबाव समूहों का अध्ययन करते हैं, नीति आयोग पर चर्चा करते हैं, जिसे पूर्व में योजना आयोग कहा जाता था। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति की चर्चा करते हैं, विदेश नीति का अध्ययन करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करते हैं। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र के तत्वों की बात करें, तो हम अर्थशास्त्र में उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन के साधनों की बात करते हैं, वितरण की बात करते हैं, वितरण का अध्ययन करते हैं, विनिमय का अध्ययन करते हैं, राजस्व, विनिवेश, मुद्रा प्रणाली, सार्वजनिक वितरण, महंगाई और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, दोनों के तत्व एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो उत्पादन विषय है अर्थशास्त्र का। उत्पादन की तकनीकी, अच्छे बीज, कृषि की प्रणाली, इन सब का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं।
वितरण का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, लेकिन उत्पादन से संबंधित या वितरण से संबंधित जो नीतियां बनती हैं, वितरण से संबंधित जिन नीतियों का निर्माण होता है कि वितरण कैसे किया जाएगा, उनका उत्पादन कितना और किस स्तर पर किया जाएगा, ये सभी नीतियां बनाने का कार्य राजनीति शास्त्र के अंतर्गत सरकार का है। यानी सरकार उत्पादन और वितरण से संबंधित नीतियां बनाती हैं। नीतियां बनाने का काम, विनिमय संबंधित नीतियां बनाने का काम व्यवस्थापिका का है। व्यवस्थापिका को हम संसद कह सकते हैं। व्यवस्थापिका संसद को कहा जाता है। तो संसद अर्थशास्त्र से संबंधित, वितरण से संबंधित, विनिमय से संबंधित, राजस्व से संबंधित नियम अधिनियमों का निर्माण करती है। कार्यपालिका उन नियमों को लागू करती है। कार्यपालिका द्वारा उन नियमों को लागू किया जाता है। नियमों का निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा और नियमों को लागू करना यह कार्यपालिका का कार्य है। इस प्रकार अगर हम बात करें विनिवेश की, विनिवेश का अर्थ होता है, निवेश का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना, पैसा लगाना। जैसे कहा जाए कोई विदेशी कंपनी संचार के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में भारत में आकर कोई कंपनी स्थापित करती है, पैसा लगाती है, तो उसे कहा जाएगा कि उस कंपनी ने भारत में आके निवेश किया। और निवेश होगा कि नहीं होगा, निवेश की अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई देश हमारे देश में निवेश करेगा कि नहीं करेगा, हम किसी देश में निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे, यह सीधा सा डिपेंड करता है, निर्भर करता है उन दोनों देशों के आपसी राजनीतिक संबंधों पर। अगर दो देशों के राजनीतिक संबंध अच्छे हैं, कूटनीतिक संबंध अच्छे हैं, तो विनिवेश या निवेश की अनुमति मिलेगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलेगा। और अच्छे नहीं हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार या निवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें प्राचीन काल में दोनों में संबंध, प्राचीन काल में राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र का संबंध कैसा था, तो हम ये देखेंगे। अगर हम प्राचीन लेखकों और उनकी पुस्तकों का अध्ययन करें, प्राचीन लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि प्राचीन लेखक अपनी पुस्तक में एक साथ राजनीतिक तत्वों और आर्थिक तत्वों दोनों के बारे में वर्णन करते थे। राजनीति के प्राचीन लेखक अपनी पुस्तकों में दोनों विषयों के तत्वों का वर्णन करते थे। जैसे अगर बात की जाए प्राचीन लेखक प्लेटो की, प्लेटो एक यूनानी राजनीतिक दार्शनिक था जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक। इस पुस्तक में प्लेटो ने राजनीतिक तत्वों के साथ साथ आर्थिक तत्वों का भी उल्लेख किया है। जहां एक तरफ रिपब्लिक में प्लेटो आदर्श राज्य की बात करता है, दार्शनिक शासक की बात करता है, तीन वर्ग की बात करता है, वहीं कानून की भी बात करता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी इसी पुस्तक में वह उत्पादक वर्ग की भी चर्चा करता है, संपत्ति
के साम्यवाद की भी चर्चा प्लेटो अपनी इसी पुस्तक में करता है। यानी एक साथ वह आर्थिक तत्वों का भी उल्लेख करता है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में और राजनीतिक तत्वों का भी वर्णन करता है। अगर बात की जाए अरस्तु की, जिसे राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है, राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य था और यह सिकंदर महान का गुरु था, इसने सिकंदर को शिक्षा दी थी। अरस्तु की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राजनीतिक तत्वों का भी उल्लेख किया है। वह शासन तंत्रों की बात करता है, शासन तंत्रों की बात करता है पॉलिटिक्स में। शासन तंत्रों की बात करता है, एक साथ शासन प्रणाली की बात करता है और उनके प्रकार की बात करता है। शासन प्रणाली की बात करता है तो दूसरी तरफ वह आर्थिक तत्वों का भी उल्लेख करता है, जिसके अंतर्गत आर्थिक तत्वों का भी उल्लेख अपनी पुस्तक में करता है। अरस्तु ने कहा था कि यदि राज्य में आर्थिक असमानता बहुत अधिक हो जाएगी तो वह क्रांति को जन्म देगी और क्रांति सत्ता परिवर्तन का कारण होती है। इस प्रकार अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दोनों तत्वों का उल्लेख किया है। अगर हम बात करें भारतीय प्राचीन लेखक कौटिल्य की, कौटिल्य प्राचीन भारतीय दार्शनिक था जिसने राजनीति पर अपनी एक पुस्तक लिखी। राजनीति पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक तो राजनीति पर लिखी गई थी लेकिन उसका टाइटल था अर्थशास्त्र। इसमें उसने दोनों तत्वों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में जहां एक तरफ वह अपने सप्तांग सिद्धांत की चर्चा करता है, सप्तांग सिद्धांत की चर्चा करता है, युद्ध, शांति, कूटनीति आदि की चर्चा करता है, तो दूसरी तरफ इसी अर्थशास्त्र में वह अर्थ, कृषि, उत्पादन और कर व्यवस्था का भी उल्लेख करता है, का भी उल्लेख करता है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्राचीन जो लेखक थे वे अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान को एक दूसरे से अलग नहीं मानते थे, एक दूसरे को एक दूसरे का पूरक विषय मानते थे और एक दूसरे के साथ ही दोनों का वर्णन करते थे। अब हम देखेंगे अपने अगले बिंदु में कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान को कैसे प्रभावित करता है और राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र को कैसे प्रभावित करता है। राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र को कैसे प्रभावित करता है, यानी पहला हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का राजनीति शास्त्र को देन, राजनीति शास्त्र को देन। इसमें पहला पॉइंट है कि जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उन सब का उदय और विकास आर्थिक परिस्थितियों या अर्थव्यवस्था का ही परिणाम होता है। राजनीतिक संस्थाओं का उदय, राजनीतिक संस्थाओं का उदय तथा विकास, उदय तथा विकास आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। अगर हम बात करें मानव सभ्यता के विकास क्रम की
तो मानव सभ्यता के विकास क्रम में एक समय ऐसा भी था जब न कोई संपत्ति की बात होती थी, न किसी राजनीतिक संस्था, राज्य, सरकार आदि की बात होती, कुछ भी नहीं था। व्यक्ति एक प्राकृतिक अवस्था में जानवरों की तरह जीवित रहता था, जो मिलता था खाता था, नहीं मिलता था नहीं खाता था, गुफाओं में रहता था। लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता के विकास क्रम में मानव सभ्यता के विकास क्रम में मानव सभ्यता के विकास क्रम में कृषि का विकास हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि के आविष्कार के साथ साथ मानव में स्थायी जीवन की अवस्था शुरू हुई। कृषि का आरंभ जब हुआ तो मानव में स्थायी जीवन की प्रक्रिया शुरू हुई, एक जगह टिक कर रहने लगा। उसके पूर्व वह यायावर की जिंदगी जीता था, जहां संसाधन उपलब्ध होते थे वहां चला जाता था, यानी उसमें स्थायी जीवन का विकास नहीं हुआ था। कृषि का विकास हुआ तो उत्पादन शुरू हो गया। उत्पादन जब शुरू हुआ तो जब आवश्यकता के बाद जो उत्पादन होता था, जो अतिरिक्त उत्पादन होता था, उस अतिरिक्त उत्पादन पर स्वामित्व की भावना ने विकास किया, अधिकार की भावना विकसित हुई। कृषि का जब आविष्कार हुआ, कृषि के आविष्कार के साथ साथ उत्पादन आरंभ हो गया। उत्पादन उस समय केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता था, लेकिन जब कृषि के आविष्कार के साथ साथ लौह युग आया, यानी लोहे की खोज की गई। तो लोहे के खोज के बाद लोहे के प्रयोग से अनेक कृषि यंत्रों का आविष्कार हुआ, अनेक कृषि यंत्र बनाए गए, जिससे कृषि कार्य करने से उत्पादन अधिक होने लगा। और जब उत्पादन अधिक होने लगा तो उत्पादन पर अधिकार की भावना जन्म लेने लगी। उत्पादन पर कब्जे और अधिकार की भावना ने सुरक्षा की भावना को जन्म दिया। सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर लोग एक दूसरे के साथ सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ रहने लगे। जब एक दूसरे के साथ रहना, साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई तो विकास हुआ समूहों का, यानी लोग समूहों में रहने लगे। क्यों? क्योंकि जब वे उत्पादन पर अधिकार की बात करते थे तो वर्ग बन जाते थे। एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ करके, संघर्ष करके उत्पादन और उत्पादन के साधनों पर अधिकार करने का प्रयास करता था। इस स्थिति में कभी कभी दोनों वे युद्ध भी हो जाते थे, संघर्ष भी हो जाता था। संघर्ष की भावना, सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर ही लोग समूह में रहने लगे। समूहों से कबीलों का विकास हुआ, कबीले और बड़े होते गए, कबीलों से गांव बने, गांव से फिर इस तरह से एक संस्था अस्तित्व में आई, राज्य नामक संस्था, जिसकी एक संस्था सरकार ने लोगों की सुरक्षा की गारंटी ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र में जो जिन तत्वों की हम बात करते हैं, जिन तत्वों का अध्ययन करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व राज्य है। और राज्य का उदय, राज्य का अस्तित्व जो है वो कृषि के परिणाम स्वरूप ही आया, या आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सरकार या राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्व, राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्व निर्भर करता है आर्थिक परिस्थितियों पर या अर्थव्यवस्था पर। राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्व, राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्व, राजनीतिक संस्थाओं की स्थिरता स्थिरता तथा सुदृढ़ता
दृढ़ता, सुदृढ़ता अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। सुदृढ़ता आर्थिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है। आर्थिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है। अगर कोई देश, कोई राज्य अपने यहाँ ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाता है, ऐसी परिस्थितियों को लागू करता है जिसमें सभी नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, तो उस राज्य में, उस देश में राजनीतिक संस्थाओं की स्थिरता बनी रहती है, सुदृढ़ रहते हैं। लेकिन अगर किसी देश में आर्थिक नीतियां ऐसी न हो कि उस देश के नागरिकों के, लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न हो, आर्थिक असमानता हो, आर्थिक असमानता ज्यादा होगी, तो उस देश के लोग विद्रोह कर देंगे, उस राज्य के नागरिक विद्रोह कर देंगे और राजनीतिक संस्थाओं की स्थिरता का संकट उत्पन्न हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें यूनानी दार्शनिक अरस्तु की, तो अरस्तु ने कहा था कि बहुत अधिक आर्थिक असमानता, बहुत अधिक आर्थिक असमानता क्रांति को जन्म देती है। बहुत अधिक असमानता क्रांति को जन्म देती है और क्रांति सत्ता परिवर्तित कर देती है। क्रांति सत्ता परिवर्तित कर देती है। इसलिए अरस्तु कहता है कि सरकार को या शासक वर्ग को आर्थिक असमानता बहुत अधिक नहीं होने देना चाहिए। दूसरी तरफ मध्ययुगीन राजनीतिक विचारक मैकियावेली, यह इटली का राजनीतिक विचारक था। इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस, इस पुस्तक में उसने अपने शासक वर्ग को समझाया है, शासक वर्ग से कहा है कि शासक वर्ग कुछ भी करे लेकिन अपने नागरिकों की संपत्ति को छीनने का प्रयास न करे, क्योंकि अगर संपत्ति छीनी जाएगी तो वह विद्रोह, शासन के खिलाफ, शासन के विरुद्ध विद्रोह कर देगा। मैकियावेली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या को जितनी आसानी से भूल जाता है, आसानी से भूल जाता है, अपनी संपत्ति के क्षय को उतनी आसानी से नहीं भूल पाता। अपनी संपत्ति के क्षय को या नुकसान को आसानी से नहीं भूल पाता। यानी मैकियावेली के अनुसार कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या को तो भूल जाएगा, अपने पिता की हत्या को, अपने पिता की मृत्यु को जल्दी भूल जाता है, लेकिन अपनी संपत्ति के क्षय को, अपनी संपत्ति को के नुकसान को वह जल्दी नहीं भूल पाता। इसलिए मैकियावेली अपने शासक वर्ग को कहता है कि वह सब कुछ करे। एक शासक वर्ग को सब कुछ करने का अधिकार है, लेकिन वह ऐसा न करे कि किसी व्यक्ति के अधिकार, आर्थिक अधिकार को हानि पहुंचे। अगला हम देखेंगे कि राज्य के स्वरूप का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। राज्य के स्वरूप का निर्धारण राज्य के
स्वरूप का निर्धारण राज्य के स्वरूप सरकार के स्वरूप का निर्धारण सरकार के स्वरूप का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियों के कारण होता है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण होता है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में सरकार का स्वरूप प्राचीन काल में सरकार का स्वरूप कुलीन तंत्रीय था। कुलीन तंत्रीय था, यानी सत्ता पर ऐसे लोगों का अधिकार था, सत्ता पर ऐसे लोगों का कब्जा था जो समाज के धनाढ्य वर्ग थे, जिन्हें सामंत या अभिजात वर्ग कहा जाता था। सत्ता पर अभिजात वर्ग का अधिकार था। सारे राजनीतिक अधिकार इनके थे। सभी राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार इन्हीं अभिजात वर्ग या सामंत वर्ग थे, और ये अल्पसंख्यक थे। इनकी स्थिति अल्पसंख्यक थी, अल्पसंख्यक वर्ग थे। दूसरी तरफ समाज में एक ऐसा वर्ग था जो इनके यहाँ या इनके कृषि क्षेत्रों पर कार्य करता था, जिन्हें दास कहा जाता था, और ये बहुसंख्यक थे। प्राचीन काल में जो शासन पद्धति थी, जो शासन का स्वरूप था, सरकार का स्वरूप था, वो कुलीन तंत्री था, जिसमें सामंत वर्ग या अभिजात वर्ग के लोगों के हाथों में ही राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां केंद्रित थी। बहुसंख्यक वर्ग जो दास के रूप में इन लोगों के यहाँ, इन अल्पसंख्यक सामंत लोगों के यहाँ कृषि कार्य करते थे। जब आर्थिक असमानता बहुत अधिक हो गई, आर्थिक असमानता के बहुत बढ़ जाने के कारण इस दास वर्ग ने या बहुसंख्यक वर्ग ने क्रांति कर दी, और क्रांति के कारण सामंत या कुलीन तंत्र की समाप्ति हो गई, या कुलीन तंत्र के स्थान पर लोकतंत्र का उदय हुआ। जैसे इंग्लैंड की क्रांति की बात करें, मध्यकाल में 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की क्रांति से इंग्लैंड की राजतंत्र प्रजातंत्र में बदल गया। इंग्लैंड का राजतंत्रीय शासन प्रजातंत्र में बदल गया, तथा संसद का उदय भी 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति की देन है। संसद का उदय सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुआ था, जो औद्योगिक क्रांति का देन था। संसद का उदय इंग्लैंड में हुआ, जो औद्योगिक क्रांति का देन था। औद्योगिक क्रांति वहां के मध्यम वर्ग ने किया था, जो लगातार शासन में हिस्सेदारी की मांग करते थे। चौथा हम देखते हैं कि राज्य का स्वरूप भी निर्धारित होता है
आर्थिक परिस्थितियों के कारण। राज्य के दो स्वरूप होते हैं। अगर हम बात करें तो राज्य दो ही होता है, या तो पूंजीवादी राज्य होगा, पूंजीवादी राज्य, या दूसरा होगा समाजवादी राज्य, समाजवादी राज्य। पूंजीवादी राज्य या समाजवादी राज्य। पूंजीवादी राज्य वे राज्य होते हैं जिनमें आर्थिक मामलों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि इस पूंजीवादी देश, पूंजीवादी राज्यों में आर्थिक असमानता बहुत अधिक हो जाती है। दूसरी तरफ समाजवादी राज्य होता है। समाजवादी राज्य में उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी राज्यों में राज्य केवल पुलिसमैन की भूमिका में रहता है। उसका कार्य यह देखना होता है कि कानूनों का उचित ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही कि नहीं। लेकिन समाजवादी राज्यों में उत्पादन का कार्य और वितरण का कार्य दोनों, उत्पादन और वितरण, उत्पादन तथा वितरण, उत्पादन तथा वितरण राज्य द्वारा किया जाता है, राज्य द्वारा किया जाता है। उत्पादन तथा वितरण राज्य द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी राज्यों में बहुत सी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं जो दबाव डालकर आर्थिक नीतियों को अपने लिए बनवाती हैं। जैसे बात की जाए दबाव समूहों की, दबाव समूह ऐसा आर्थिक समूह होता है, दबाव समूह, दबाव समूह, इनकी कोई स्पष्ट भूमिका राजनीति में या सत्ता में नहीं होती है, लेकिन ये दबाव समूह इतने प्रभावशाली होते हैं कि प्रेशर बनाकर, सरकार पर दबाव बनाकर उनकी नीतियों को अपने अनुरूप, अपने लाभार्थ बनाने के लिए विवश कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सरकार, राज्य की आर्थिक नीतियां आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। पांचवा पॉइंट अगर देखा जाए, राज्य की आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियां, राज्य की आर्थिक नीतियां राज्य की आर्थिक नीतियां, सर इरेजर काम नहीं कर रहा है। राज्य की नीतियां आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। राज्य की नीतियां आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। राज्य कैसी नीति अपनाएगा, साम्राज्यवादी नीति अपनाएगा कि उपनिवेशवादी नीति अपनाएगा, यह सब डिपेंड करता है, निर्भर करता है उस देश की आर्थिक परिस्थितियों पर। उदाहरण स्वरूप जब इंग्लैंड में आर्थिक औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उस देश में नए नए कारखानों की स्थापना हुई। नए कारखानों की स्थापना के बाद उन कारखानों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता महसूस हुई, कच्चे माल की आवश्यकता थी, और उन कारखानों में उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की आवश्यकता थी। इसलिए इंग्लैंड ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई, उपनिवेशवाद की नीति अपनाई और दूसरे देशों को दूसरे देशों में अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजनीतिक, वर्तमान में घटने वाली बहुत सी राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है, आर्थिक व्यवस्थाओं का परिणाम है।
व्यवस्थाओं का परिणाम। राजनीतिक घटनाएं आर्थिक व्यवस्थाओं का परिणाम होता है। विश्व में होने वाली बहुत सारी घटनाएं आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होती हैं। जैसे अगर हम कहें कि विश्व में सरकारों का तख्ता पलट, सरकारों का तख्ता पलट कई बार आर्थिक परिस्थितियों का ही, अर्थव्यवस्था के परिस्थितियों का ही परिणाम होता है। जैसे हम बात करें 1935 में, 1935 में स्पेन के जनरल फ्रैंको, वहां स्पेन का शासक था ये जनरल फ्रैंको का तख्ता पलट, जनरल फ्रैंको का तख्ता पलट। जनरल फ्रैंको स्पेन में आर्थिक सुधारों के तहत वहां के श्रमिकों के कल्याण के लिए, श्रमिकों के हित में कुछ कानून लागू करना चाहता था, कुछ कानून बनाना चाहता था। लेकिन वहां के पूंजीपति वर्ग को यह बात अच्छी नहीं लगी, सामंती वर्ग को यह बात अच्छी नहीं लगी, और अपने लाभ के लिए उन्होंने चर्च के पादरी और सेना के साथ मिलकर स्पेन के जनरल फ्रैंको को सत्ता से बेदखल कर दिया। पाकिस्तान में यह आम बात है। पाकिस्तान में जब भी मन करता है वहां की सेना पाकिस्तान सरकार की तख्ता पलट कर वहां सैनिक शासन लागू कर देती है, सैनिक शासन लागू कर देती है। अब हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र की अर्थशास्त्र को देन, अर्थशास्त्र को देन या राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र को कैसे प्रभावित करता है। तो राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र को कैसे प्रभावित करता है, इसमें हम देखेंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उस राज्य द्वारा बनाई गई नीतियों या राज्य के दक्ष प्रशासक पर निर्भर करती है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि, समृद्धि या विकास उस राज्य के दक्ष प्रशासन तथा नीतियों पर निर्भर करता है, नीतियों पर निर्भर करता है। किसी देश में आर्थिक विकास कितना होगा, आर्थिक समृद्धि कैसी होगी, यह निर्भर करता है उस देश द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों पर तथा आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन जिस प्रशासकों द्वारा किया जाता है, जिस प्रशासन द्वारा किया जाता है। अगर प्रशासन दक्ष है तो नीतियों का क्रियान्वयन अच्छा होगा और उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा विकसित होगी, बहुत अच्छा विकास करेगी। लेकिन अगर प्रशासक दक्ष नहीं है, नीतियों का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उस देश में भ्रष्टाचार का विकास होगा, आर्थिक विकास रुक जाएगा। इस प्रकार किसी देश की राज्य की नीतियां उस देश के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। दूसरा हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति, विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती हैं। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, प्रभावित करती हैं। कोई भी देश जब अपने देश दूसरे देशों के साथ अपने विदेश नीति का निर्धारण करता है, तो विदेश नीति का निर्धारण, विदेश नीति का निर्धारण हमेशा राष्ट्रहित के आधार पर किया जाता है, राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर किया जाता है। और किसी भी देश का सबसे बड़ा राष्ट्रहित उसका आर्थिक हित होता है, आर्थिक हित होता है। आर्थिक हित को ही ध्यान में रखकर कोई देश अपने दूसरे देशों के साथ अपने विदेश नीति का निर्धारण करता है। अगर देखा जाए चीन की विदेश नीति, तो चीन की विदेश नीति, चीन की विदेश नीति
हमेशा से रही है कर्जा देकर कब्जा करो। दक्षिण एशिया में अगर बात की जाए चीन की विदेश नीति की, तो दक्षिण एशिया में चीन की विदेश नीति का एक ही लक्ष्य हमेशा से रहा है, भारत को घेरने की विदेश नीति। और इस नीति के भारत को घेरने की नीति सामरिक दृष्टि से वह हमेशा भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास करता है, और इसलिए वह भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद देकर उनके द्वीपों पर, उनके बंदरगाहों पर अपने नौसैनिक अड्डे बनाता है। जैसे जैसे पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट पर चीन ने अपनी नौसैनिक अड्डा बना रखा है। श्रीलंका को आर्थिक मदद देकर, श्रीलंका को कर्ज देकर उसने श्रीलंका के हब्बन टोटा बंदरगाह, श्रीलंका के हब्बन टोटा बंदरगाह हब्बन टोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले रखा है। हब्बन टोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले रखा है। हाल में हमने देखा है कि भारत और मालदीव के संबंधों की बात करें तो भारत और मालदीव के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा है कि हाल ही में मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, जिसमें वहां के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू। इन्हें चीन ने फंडिंग की राष्ट्रपति चुनाव में, इस कारण से ये चीन के सरपरस्त हो गए और भारत विरोधी रुख इख्तियार कर लिया। परिणाम यह हुआ कि मालदीव में आर्थिक संकट गहरा गया। मालदीव की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार है पर्यटन, और पर्यटन में अगर बात की जाए तो पर्यटन में सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव में भारतीय जाते हैं। प्रतिवर्ष 13 लाख भारतीय मालदीव घूमने जाते हैं, जिससे मालदीव को आय की प्राप्ति होती है। लेकिन चीन के बहकावे में आकर मालदीव ने भारत विरोधी रुख अपना लिया, जिससे वहां आर्थिक संकट गहरा गया। अगर भारत पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान के संबंध स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही खराब रहे हैं, कभी सुधार नहीं आया। लेकिन चीन के प्रभाव में आकर, चीन के प्रभाव में पाकिस्तान हमेशा भारत विरोधी रुख ही अपनाता है। लेकिन हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नेता हमेशा भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं, उसके साथ लगातार व्यापारिक संबंध बनाए रखते हैं। यही स्थिति भारत और चीन के साथ भी है। अगर बात की जाए भारत और चीन के संबंधों की, तो युद्ध का प्रभाव भारत और चीन में, युद्ध का प्रभाव किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के राजनीतिक संबंध खराब हुए, जिसके परिणाम स्वरूप सिक्किम स्थित नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया। यह नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। इसे सिल्क रोड की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन 62 के भारत चीन युद्ध के बाद इस मार्ग को बंद कर दिया गया और पुनः 2006 में इसे पुनः खोला गया, दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए। दोनों देशों के बीच पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया।
1965 तथा 1971 के भारत पाक युद्ध का भी प्रभाव दोनों देशों के अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अगले क्लास में हम देखेंगे राजनीति शास्त्र और भूगोल में अंतर संबंध। तब तक के लिए धन्यवाद।